अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू हाउस वाइफ टेल्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के पसंदीदा नावल गोरी तुझ पे हंसता चांद का दूसरा और आखिरी हिस्सा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वो इनकी फराख पेशानी पर चिपके नम बालों को अपने नाजुक हाथ की मदद से पीछे की तरफ धकेलती लम्हों में दरमियान का फासला पाट गई थी। हाउ डेयर यू रबिश! इस लड़की की इस बेहुदा हरकत पर नागवारी की शदीद लहर फारिस करीम के कहीं अंदर तक दौड़ गई थी। उसे एक लम्हा लगा था इसको धुतकारने में। खूबसूरत लब नफरत से भींचे हुए वो फारिस ने उसे इतनी ज़ोर से खुद से परे धकेला कि न सिर्फ वो लड़खड़ा गई बल्कि कॉफ़ी का कप भी हाथ से छूटकर फ्लोर पे जा गिरा। आई एम सॉरी। कप टूटने की आवाज़ सुनकर वो जैसे होश में आ गई थी। लम्हे के हज़ारवीं साथ में नज़र चुराते हुए फ़ौरन माजरत कर डाली। आई एम गेटिंग लेट। इसकी माजरत को जैसे उसने सुना ही नहीं। मुझे कहीं जाना है। सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ बिना इसकी तरफ देखे टेबल पर से अपनी कार कीज उठाकर वो रूम से जा चुके थे। और लारे बसत! उसको लग रहा था वो शख्स उससे 2 कौड़ी का करके चला गया। है मोहब्बत तो शोरगुल कैसा, है मोहब्बत तो शोरगुल कैसा, टिक कर बैठ कहीं, जा अदब से गुजार। मोहब्बत एक तरफा हो तो फिर खामोशी में ही आफियत होती है। मगर ये बात लारेब सुमरो को कौन समझाता, जो अपना दिल तो फारिस करीम के कदमों में हार आई थी और ज़रून के सामने थकन का बहाना घड़ दिया था उसने। मैंने कहा भी था तुम्हें कि अच्छी भली जॉब है, लियाकत नेशनल से रिज़ाइन मत दो, पर तुम्हारे सर पर तो इस पल उस पेटू गर्ल के मसीहा करीम को ज्वाइन करने का भूत सवार था। ज़रून के डपटने पर वो सर झटक के रह गई और फिर मिलते हैं कहकर इसने अपने पोर्शन की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। ज़रूनी बात वहीं खड़ा तफक्कुर से इसकी सुस्त चाल को तकता रहा था। तुम सरवत को पढ़ती हो? कितनी अच्छी लड़की है। क्या रिश्ता है शामों से? सूरज की क्या लगती हो? लोग नहीं डरते रब से, तुम लोगों से डरती हो। बात नहीं सुनती हो? क्यों? गज़लें भी तो सुनती हो। आज तन्हा चांद की पोस्ट ने अलिफ में धूम मचा रखी थी। हर मिनट बाद कोई दूसरी लड़की आती और इसके पोस्ट पर कमेंट्स अपडेट करके चलती बनती। वो पूरी रात नाइट ड्यूटी अंजाम देने के बाद अभी कुछ देर कबल ही सोमरो हाउस पहुंची थी। घर पहुंचकर शावर लिया, डट कर नाश्ता किया और लॉन में लगे झूले पर आके बैठ गई। आई सी, तो ये बंदर साहब आज शायर बन बैठे हैं। एफबी पर लॉगिन होते ही उसे हंसी आ गई। अली ज़रियून के अशार को चुनकर तन्हा चांदा हीरो बना अल्फ में तारीफ़ें समेटने में मसरूफ़ था और इस बात को वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी भला। सो फ़ौरन इसके इम्प्रेशन को धूल उड़ाने का फ़ैसला कर लिया। और वो कहाँ जानती थी कि इसके नाम के आगे ग्रीन बत्ती जलते देखकर कोई अपनी मुंतज़िर निगाहें कमेंट्स बॉक्स पर जमा के बैठ गया था। हालांकि ये वक्त इसके काम का था। सामने टेबल पर कई केसेस की फाइल्स पड़ी इसकी तवज्जो की मुंतज़िर थीं, मगर उस शख्स की साहिर आँखें हाथ में थामे सेल की स्क्रीन पर जमी थीं। दफतन कॉन्टैक्ट्स की कमेंट्स टोन बजी और इसके स्टेटस पर चांडू की मुराद के कमेंट्स शो हो गए। हा हा हा, यकलख्त आपस में बाहम जुड़े इसके लबों से एक बेहक शौक कहकहा बरामद हुआ और कैबिन में छाई खामोशी को तोड़ता चला गया। इसकी मुस्कुराती नज़रें इन जले कटे कमेंट्स पर ठहर सी गई थीं, जिसमें उसने तन्हा चांद के इम्प्रेशन के गुब्बारे से हवा निकालने की भरपूर कोशिश कर डाली थी। बिलाशुबा वो बेहद टैलेंटेड थी और मौके की मुनासबत के साथ शायरी करना भी वो खूब जानती थी। वो इसकी जहानत से मुतासिर हुए बिना न रह पाया था कि जिसने कमेंट्स बॉक्स में तन्हा चांद की धुनाई करके रख छोड़ी थी। सुबह शाम लॉग इन रहते हो, कितने फारिग लड़के हो, कोई काम नहीं करते हो? क्यों? फेसबुक भी तो यूज़ करते हो। गर्ल्स फिदा हैं यूँ ही तुम पर। चांद हो मिस्टर, ना तुम तारे हो। आई नो शेर चुराए हैं तुमने ज़रियून के, क्यों ग्रुप में हीरो बनते हो? इसकी जगह अगर कोई और होता तो ज़रूर इस दर्जा इज़्ज़त अफजाई पर मुंह से भाप उड़ रही होती, मगर जाने क्या वजह थी कि वो बस मुस्कुराए चला जा रहा था। कल ज़रूर पाकिस्तान आ रहा है, गर्मियाँ होने वाली हैं, तुमने अपने लिए अब तक लॉन के सूट्स की ख़रीदारी भी नहीं की। मई में रमज़ान शुरू हो जाएंगे तो क्या रोज़े में मार्केट्स के चक्कर लगाती फिरोगी? शाम को अपनी नींद पूरी करने के बाद वो नीचे आई थी तो मॉम ने इसके लिए सेंटर टेबल पर रखी ताज़ा फ्रूट बास्केट में से झुककर अपने लिए एक ताज़ा सेब उचकती वो हंसी तो पड़ी थी। माय डियर मॉम! सेब को दांतों से कतरती वो इनके करीब चली आई, जो इस वक्त लाउंज में सजे इंडोर प्लांट्स स्प्रे करने में मसरूफ़ थीं। मैं समझ नहीं पाई, आपको कल ज़रून के पाकिस्तान आने पर एतराज़ है, गर्मियाँ करीब आने की टेंशन है, या रमज़ान में मेरी शॉपिंग करने की फ़िक्र? वो हंसी थी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन सब बातों के हवाले आप इस स्टूपिड ज़रून की आमद के साथ क्यों दे रही हैं। क्या वो इतना स्पेशल है या पाकिस्तान पहली बार आ रहा है? वाइट सिल्क ट्राउज़र शर्ट नाइट सूट में वो अपने घने बाल पुश्त पर फैलाए वाकई हैरान नज़र आ रही थी। मेरी जान,
موم نے پلٹ کر پیار سے اس کے گال کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا اور لاڈ سے گویا ہوئی۔ نہ مجھے زرون کی آمد پہ اعتراض ہے اور نہ ہی گرمیوں کی آمد کی ٹینشن۔ فکر ہے تو اس بات کی کہ تم رمضان سے قبل اپنی تمام شاپنگ مکمل کر لو، بعد میں زرون کی منگنی پر پہنچنے کے لیے اور پہننے کے لیے ڈریس تو عید پر بھی خریدا جا سکتا ہے نا۔ زرون کی منگنی؟ آیت کے ہاتھ میں دبا سرخ سیب اچانک ڈھیلا پڑ گیا، چہرے پر ایک سایہ آ کے گزر گیا۔ بیٹی کی آنکھوں میں بجھتی لو آسیہ سومبرو سے چھپی نہ رہ سکی، البتہ وہ نظریں چرا گئی۔ ہاں زرون کی منگنی ریحانہ بھابی اور عباد بھائی نے تقریباً تمام معاملات اسد بھائی اور بھابی کے ساتھ طے کر لیے ہیں، بس زرون آ جائے تو منگنی کی تاریخ رکھ دیں گے وہ لوگ۔ وہ اس سے تفصیل بتا رہی تھی اور وہاں کھڑی آیت کو محسوس ہو رہا تھا جیسے موم نے یہ تمام تمہید باندھی اس کے لیے تھی تاکہ زرون اور لاریب کی منگنی کی خبر سنا سکیں۔ میں ذرا چینج کر لوں، ہاسپٹل کے لیے بھی نکلنا ہے مجھے۔ ہاتھ میں موجود سرخ سیب جس میں اس نے ابھی صرف ایک ہی بائٹ لیا تھا واپس باسکٹ میں ڈالتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ آسیہ سومبرو نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہاؤ آر یو میم؟ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مس جانا کریم کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے 7 روز بیت چکے تھے اور 4 دن بعد ان کو ڈسچارج ہو کر گھر واپس چلے جانا تھا۔ وہ جو ان کا حال پہلے دن ہی دریافت کر کے گئی تھی تو پھر دوبارہ ان کی عیادت کا موقع مصروفیت کی وجہ سے نہ مل پایا تھا، اور آج مسیحا کریم پہنچ کر وہ سیدھی میم کے روم میں آ گئی تھی۔ تم کہاں غائب تھی خوبصورت لڑکی؟ مسز کریم جو اس وقت بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے نیم دراز تھی، اس پر نظر پڑتے ہی مانو چہک اٹھیں، جبکہ آیت ان کے استفسار پر خفیف سی ہو کر مسکراتی۔ میں معذرت خواہ ہوں آنٹی، کچھ مصروفیت کی بنا پر آپ کی طرف نہیں آ سکی۔ مؤدب لہجے میں معذرت کرتی وہ جھکی تھی اور اپنے ساتھ لائے پھولوں والا گلدستہ ان کی گود میں دھر دیا تھا۔ ٹھیک وقت اس کی نظر وہاں پہلے سے بیٹھی لارے پر اچانک جا پڑی، جو آیت کے اس مؤدبانہ انداز کو دیکھ کر گھور کے رہ گئی۔ میں تمہاری معذرت کو جب قبول کروں گی جب تم میری طرف سے ایک کپ چائے کی دعوت قبول کرو گی۔ آیت کو ماننا پڑا، آج مسز کریم کا موڈ بہت اچھا تھا، اور ایسا یقیناً دن بدن اچھی ہوتی ان کی صحت کی وجہ سے تھا۔ وائی ناٹ، میں ابھی آپ کی دعوت قبول کرنے کو تیار ہوں، وہ بھی ان کے خلوص سے ہارتے ہوئے بولی۔ لڑکی کوئی چالاکی نہیں، کیونکہ یہاں پر نہیں، چائے کی دعوت تو میں تمہیں اپنے گھر پر دے رہی ہوں، اب بولو کیا کہتی ہو؟ انہوں نے ہنس کر اسے گھورا تو وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ وہاں بیٹھے کریم لاکھو نے بہت دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کی آمد نے ان کی بیگم کے موڈ کو خوشگوار کر ڈالا تھا۔ وہ لمحوں میں حشاش پشاش نظر آنے لگی تھیں۔ یو ڈونٹ وری میم، آیت کو لاکھو ہاؤس میں لے کر آؤں گی، اب اس قدر خلوص کے ساتھ دی گئی آپ کی دعوت کو ٹالا تو نہیں جا سکتا نا۔ جانا راکھو اور آیت کی گفتگو کے درمیان لاریب نے اچانک سے مداخلت کی تھی۔ آیت تم نے بتایا نہیں میم کو، ہم دونوں آپس میں کزنز ہیں۔ اپنی بات کے جواب میں مسز کریم کی جانب سے پڑنے والی سنجیدہ سی گھوری پر وہ ہڑبڑا کے آیت سے مخاطب ہوئی تھی، اور اب بھلا آیت مزید کیا کہتی کہ تعارف تو لاریب نے خود ہی کروا دیا تھا۔ وہ وہاں کھڑی یہی سوچ رہی تھی، تبھی دروازہ کھلا اور ڈاکٹر وقار ساتھ باتیں کرتے ڈاکٹر فارس کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ کریم لاکھو کے برابر والے کاؤچ پر بیٹھی لاریب اسد کی تو گویا ان پر نظر پڑتے ہی مراد بھر آئی تھی کہ اس شخص کو آج وہ پورے 6 دن بعد دیکھ رہی تھی، کیونکہ جب سے مسز کریم کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا، فارس رات بھر مسیحا کریم میں ٹھہرنے کے بعد صبح کو گھر واپس لوٹ جانے کی روٹین اپنائے ہوئے تھا۔ سو اس وقت لاریب کی وارفتہ نگاہیں فارس لاکھو کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ الگ بات تھی کہ پورے کمرے پر ایک دائرہ نگاہ دوڑانے کے بعد اس شخص نے دوسری نگاہ اس پر ڈالنے کی غلطی ہرگز نہیں کی تھی۔ ہائے، ہاؤ آر یو ینگ لیڈی؟ کیا ہو رہا ہے؟ بلو جینز کلر کی کلفٹ شدہ ٹی شرٹ میں اپنی نمایاں ہوتی قامت کے سنگ جھک کر مسز کریم کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہ مسکرائے تھے۔ آیت کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہاں پر مزید ٹھہرے کہ چلی جائے، کیونکہ میم کے بیڈ کے قریب جہاں وہ کھڑی تھی سر لاکھو بھی ٹھیک اس جگہ اس کے برابر آگے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنے قریب ان کے ملبوس سے اٹھتی ہوئی قیمتی کلون کی مہک اور سامنے کاؤچ پر لاریب کے برابر براجمان کریم لاکھو کی مسکراتی نگاہوں نے مل کر اسے نروس سا کر دیا تھا۔ کچھ خاص نہیں، میں دراصل اس پریٹی ڈاکٹر کو اپنے گھر چائے پر آنے کی دعوت دے رہی تھی، مسز کریم نے مسکرا کے بتایا۔ پریٹی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر فارس حیرت سے اچھل ہی پڑے۔ یار وقار، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ انہوں نے تعجب سے بھویں اچکائی تھیں کیونکہ فاصلے پر کھڑے ڈاکٹر وقار مسکرا دیے تھے۔ مائی سویٹ موم، آپ کو مسیحا کریم میں پریٹی ڈاکٹر کہاں سے دکھائی دے گئیں؟ حالانکہ اتنے عرصے میں معجزہ ایک بار بھی آپ کے نور نظر لخت جگر کے ساتھ رونما نہیں ہوا۔ یہ سوال مسز کریم سے کرتے ان کے لہجے میں اتنی حسرت اور بے چارگی تھی کہ ڈاکٹر وقار کے ساتھ ساتھ کریم لاکھو بھی ہنس پڑے تھے، جبکہ وہاں بیٹھی لاریب نے خاصی دل گرفتگی کے ساتھ اس نخریلے شخص کی بات کو سنا تھا۔ اور وہ جو ایک سندر شہزادی صبح و شام اپنی چاہت کے دیے اس مغرور دیوتا کے چرنوں میں جلاتی تھی، پھر بھی وہ کہہ رہا تھا کہ مسیحا کریم میں کسی پریٹی ڈاکٹرز کو نہیں دیکھا۔ او ناٹی بوائے، وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب جانا کریم کی آواز سماعتوں سے آن ٹکرائی۔
मैं आपके साथ खड़ी डॉक्टर की बात कर रही हूँ। सच्ची बात है, मुझे तो पूरे मसीहा करीम में ये ब्रेव गर्ल ही प्रिटी लगी है। सच्चाई के साथ अपने दिल की बात कहती वो शफीक अंदाज में मुस्कुराती। और रियली उन्होंने नर्वस सी खड़ी आयत को देखा। आयत ने मैम की बात पर अपने साथ खड़े शख्स की गर्दन को अपनी जानिब घूमते हुए महसूस किया तो जी चाहा वहाँ से भाग जाए, क्योंकि जिस मौजू से वो सबसे ज़्यादा बचना चाहती थी इस पस्से को बार बार दोहराया जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी, लारेब अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसके लिए वहाँ मज़ीद ठहरना मुहाल था। आयत मुराद की ज़ात को मौजूए गुफ्तगू बनता वो नहीं देख सकती थी, मगर कमरे से निकलते निकलते भी उसने सुना था डॉक्टर वक़ार आयत से कह रहे थे, वाओ डॉक्टर, और क्या चाहिए। ब्रेव गर्ल के साथ साथ प्रिटी डॉक्टर का भी खिताब मिल गया आपको, तो इसी बात पर हमारी ट्रीट तो बनती है। सॉरी सर, डॉक्टर वक़ार की बात पर वो बिदकी थी। अरे इसमें सॉरी कहने की क्या बात है, बस कैंटीन तक ही तो चलना पड़ेगा हमें। एंड यू डोंट वरी, डिनर का बिल आज थोड़ी भरना पड़ेगा आपको, वो तो बाद में कैंटीन वाले आपकी सैलरी से काट लेंगे। वक़ार इसको फंसाने का पूरा प्रोग्राम बनाए बैठे थे और हैरत इसको सर लाखों की खामोशी पे हो रही थी। वो कौन सा इन दोनों के साथ इतना फ्री थी कि इन्हें अपनी तरफ से ट्रीट देने के लिए कैंटीन ले जाती। थैंक यू डॉक्टर। किन अखियों से सर फारिस की जानिब देखते हुए इस वक्त सामने दीवार के साथ लगी मिसेस करीम की दवाइयों की शीट को देखने में मसरूफ़ थे। आयत गोया हुई थी। मैं आपको ट्रीट ज़रूर दे देती, अगर जो रियल में अपने आप को खूबसूरत समझती है तो मैम की मोहब्बत है जो उन्होंने प्यार से प्रिटी कह दिया, सो इसके लिए मैं इनकी ममनून हूँ। बज़ाहिर बेहद आजिज़ी से कहती वहाँ मौजूद चारों नफूस को मुस्कुराने पर वो मजबूर कर गई थी। यू आर ओवर स्मार्ट डॉक्टर। कबल इसके कि अपनी बात मुकम्मल करके वो वहाँ से भाग खड़ी होती, मैम की मेडिसिन शीट को घूरने का इरादा तक करते हुए डॉक्टर लाखों अचानक इसकी जानिब पड़ लेते। आपका कहने का मतलब है मेरी मॉम आपकी झूठी तारीफ़ कर रही हैं, तो ट्रीट भी उन्हीं को देनी चाहिए। नहीं सर, इनके इस हमले पर वो तैयार नहीं थी, हड़बड़ा कर ही तो रह गई। मिसेस करीम बेटे की शरारत पर भांपते हुए अपनी हंसी दबा के रह गई। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। घबराकर मिसेस जाना करीम की सिम देखते हुए उसने अपने दफ़ा करने की कोशिश की, मगर मुकाबिल इस वक्त सख्त जिरह के मूड में नज़र आ रहा था। आपने ऐसा कहा नहीं, पर आपके कहने का मतलब तो यही था। आई से राइट मॉम। मुस्कुराते हुए आखिर में उन्होंने बेड पर नीम दराज मॉम से टाइट चाही थी। शायद। इधर से सियासी जवाब वो 2 सेकंड में आ गया था, जिसे सुनकर फारिस करीम भी हंस पड़े थे। ऑलराइट, डॉक्टर लाखों ने फर्माबरदारी का मुजाहरा करते हुए हाथ उठा दिया। मॉम चाहती हैं उनकी जानिब से ट्रीट मैं दूँ, सो जल्दी से बताइए कि वक़ार के फेवरेट रेस्टोरेंट बलूचिस्तान सच्ची में डिनर करना पसंद करेंगे या फिर कैंटीन चलें। दोनों बाजू मजबूत सीने पर बांधे, अपनी शहद रंग आँखें ऑरेंज कलर के कॉटन के प्रिंटेड सूट में मलबूस वाइट ओवरऑल पहने इस स्मार्ट सी लड़की के गुलाबी पड़ते चेहरे पर नजरें जमाए वो खासे संजीदा नज़र आ रहे थे, जबकि कुछ ही फासले पर अपनी मुस्कुराहट दबाए खड़े डॉक्टर वक़ार ने नोट किया था कि इनके डॉक्टर दोस्त के इस संजीदा मजाक पर आयत मुराद की सुनहरी आंखें लम्हे के हज़ारवीं हिस्से में खफगी समेट लाई थीं। सॉरी सर, मैं अपने सीनियर से ट्रीट नहीं लेती। एक बार हम निगाह सामने खड़े शख्स के चेहरे पर डालती सपाट लहजे में इनकार करने के बाद वो वहाँ पर रुकी नहीं थी। आयत की वहाँ से जाने के बाद वो मिसेस करीम ने अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा और तब करीम लाखों की तरह वो भी हैरान हुए। बिना ना रह पाई थी, क्योंकि घनी मूँछों तले भरे भरे लबों पर ऐसी दिल फरेब और दिल नशीन मुस्कुराहट का रक्स बिखरा था कि पास खड़ा वकार जुनेजू भी ना समझी के आलम में अपने शाने अचका के रह गया। और ख्याल के मुताबिक एक लड़की कर तो इनके यार की इंसल्ट ही गई थी, फिर वो गधा खुश किस बात पे हो रहा था। आंटी ये आपके लिए। इस रोज़ वो मॉम के बेहद इसरार पर इनकी शॉपिंग करने के इरादे से मार्केट आ गई थी। आयत की शॉपिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, बस मॉम को अपने लिए कुछ डिजिटल प्रिंट्स की कुर्तियाँ ख़रीदना थी। वो अपने फेवरेट डिज़ाइनर शॉप में जा घुसी। आयत माजरत करती मॉल में बने गिफ्ट शॉप्स की तरफ आ गई थी और अभी वो एक शॉप पे खड़ी अपने कमरे के लिए कुछ डेकोरेशन पीसेस चॉइस कर रही थी जब कहीं से एक छोटी सी क्यूट बच्ची भागती आई। आंटी, ये आपके लिए उस अंकल ने दिया है। अफरा तफरी में एक अदद कार्ड के साथ ताज़ा गुलाब की एक कली इसके हाथ में थमा के वो बच्ची वापस भाग गई। मेरे लिए? आयत ने हैरत से हाथ में थामी इन दोनों चीज़ों की जानिब देखा और दूसरी निगाह इधर उधर मॉल पे दौड़ाई, महज इस ख्याल से कि कहीं किसी और का गिफ्ट तो वो बच्ची इसके हाथों में नहीं थमा गई। भला मॉल में आयत को कौन सा ऐसा सगा निकल आया था जिसने ये फूल और कार्ड उसे विश कर दिए थे। पास खड़ी सेल्स गर्ल की जुमाइनी मुस्कुराहट को नज़रअंदाज करते इसने वाइट रोज़ वाला वो कार्ड खोल लिया था जिसके ऊपर बेस्ट विशेस रकम था, मगर अंदर मौजूद तहरीर खासी तीखी थी, इतनी तीखी कि इस मॉल के गिफ्ट शॉप्स के कॉर्नर में खड़ी आयत मुराद को अपने दोनों कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ। एक बार पढ़ने के बाद इसने दोबारा अपनी कहरबार निगाहें बेइरादा ही इस तहरीर पर दौड़ाई थीं, जहाँ बहुत खूबसूरत राइटिंग में अपनी बेहद बकवास शायरी रकम की गई थी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे ग्रीन चिली
जैसे मूंगफली। जैसे आहिस्ता आहिस्ता खफा होके वो चली। ये सरफिरी हवा हो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। और आखिरी कसर नीचे लिखे नाम ने पूरी कर दी थी, एक अदना शायर तन्हा चांद। हाथ में मौजूद इस कार्ड के 2 टुकड़े करते हुए आयत का बस नहीं चल रहा था कि आज वो मिस्टर बंदर की इस फजूल सी हरकत पर क्या कर डाले। मॉल पर मारे इश्ताल के मतलाशी निगाह दौड़ाने के बावजूद वो नाकाम रही। जाहिर है इसने तन्हा चांद को कभी देखा ही नहीं था, तो उसे कैसे पहचान लेती। इस ख्याल के आने पर वो साबित हो गई थी। जिस तरह मैंने तन्हा चांद को नहीं देखा, ठीक उसी तरह तन्हा चांद ने भी कब मुझे देख रखा है। फिर भला वो मुझे कैसे पहचान सकता है? क्योंकि आयत हमेशा अपनी आईडी पर बार्बी डॉल्स की प्रोफाइल लगाने की आदी थी और तन्हा चांद की प्रोफाइल पर एक टूटी चूड़ी जैसे चांद की तस्वीर आविज़ा रहा करती थी। तो फिर तन्हा चांद, वो उसे पहचानता था, लेकिन कैसे? इसका मतलब वो इसके जानने वालों में से ही कोई था। वो कोई गैर नहीं था, बल्कि बहुत अपना था। वो इस कदर अपना जिसको ये तक पता था कि आयत सुमरो आज शॉपिंग करने मार्केट आई हुई थी। और ऐसा कौन हो सकता है जिसे मैंने या मॉम ने आज अपने शॉपिंग पर जाने का बताया हो? ऊप्स पापा। 2 टुकड़ों में बटे कार्ड को शॉप के कोने में सजे डस्टबिन में डालते हुए मुसलसल अपना दिमाग लड़ाने में मसरूफ़ थी, जब फ़ौरन ही इसके अहमकाना जवाब पर ख़ुद को डपटा। पागल हुई तुम? पापा भला तन्हा चांद के नाम से मुझे क्यों कार्ड भेजेंगे? तो फिर ओ माय गॉड, ये कयक जहन में झमाका सा हुआ, क्योंकि अब उसे 2-2.5 घंटे कबल का सीन दिमाग में घूम गया था। जब वो और मामा शॉपिंग के लिए घर से निकल रही थी तो ज़रून इनके पोर्शन में अचानक नाजिल हुआ था। तो क्या ज़रून या हैरत ज़रून? हाय, हाउ आर यू आंटी? कैसी हैं आप? मॉम को अपने साथ लगाते वो आयत की सिमत देखकर मुस्कुराया था। जवाबन इसको मुस्कुराना पड़ गया। बाज़ दफ़ा दिल न चाहने के बावजूद महज अपना भरम रखने की खातिर उसको मुस्कुराना पड़ता था। आई एम सॉरी पेटू गर्ल। हाथ में थामा गिफ्ट पैक इसकी जानिब बढ़ाते हुए वह करीब आ गया। सॉरी फॉर व्हाट? इसकी जानिब से अपनी पुश फेरते वो खिलखिलाई थी। ज़रून के लिए जूस लाने के इरादे से किचन की तरफ जाती मॉम ने इसकी खिलखिलाहट को बगौर देखा था। इस रोज़ में हाइपर हो गया था। वो इसके सामने आ गया और मैं भी इलमिनेट हो गई थी। सो कोई बात नहीं। शाने उचकाते आयत ने कोई बात ही ख़त्म कर दी। स्ट्रेंज। इसकी लापरवाही से कंधे उचकाने पर वो हंस पड़ा। तुम खासी मेच्योर नहीं हो गई मेरे जाने के बाद? शायद। आयत मुस्कुराई और फिर गिफ्ट अपने कमरे में रखकर आने के बहाने से वहाँ से हट गई। फिर कुछ देर इनके पोर्शन में बैठने के बाद वो उठ गया, क्योंकि मॉम ने उससे माजरत कर ली थी। सॉरी बेटा, मैं और आयत मार्केट जा रहे हैं, वरना आपको ज़रूर मज़ीद कंपनी देते। इसकी पेशानी पर बोसा देते आयत सुमरू ने कहा था। तो ये ज़रून ही है। गिफ्ट शॉप से बाहर निकलते हुए इसने सोचा था और फिर डिज़ाइनर शॉप में आ गई, जहाँ मॉम अपने लिए कुर्तियाँ सेलेक्ट कर रही थी। चले मॉम, हो गई आपकी शॉपिंग? पास आकर इसने पूछा, इस बात से बेखबर कि इसकी आवाज़ सुनकर कुछ ही फासले पर खड़ी ग्रेसफुल सी लेडी ने न सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर इसकी जानिब देखा था, बल्कि आयत को इस वक्त वहाँ अचानक देखकर सरप्राइज ही होकर वो आगे बढ़ी थी। डॉक्टर आयत, यू आर बेवफा। वो अचानक इसके सामने आके बोली, जबकि मिसेस जाना करीम को वहाँ पाकर आयत हैरान रह गई। बेवफा कहते इनका इशारा यकीनन अपने घर चाय की दावत पर ना आने की तरफ था। हाउ आर यू मैम? इनके शिकवा को नज़रअंदाज करते हुए वो सलीके से इनकी दरियाफ्त कर गई खैरियत। इस असना में आयत सुमरो के साथ साथ आसिया सुमरो भी उसकी तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। आयत को तारुफ करवाना पड़ा। मॉम, इनसे मिलें, ये हमारे मसीहा करीम की ओनर हैं, एंड मैम शी इज़ माई मदर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिसेस मुराद आयत की तारीफ़ करवाने पर रस्मी सा मुस्कुराई थी। सेम टू यू। मिसेस लाखो जवाबन खुशदिली से गोया हुई। आपने बहुत अच्छी तरबियत की है अपनी बेटी की। मुझे आयत बहुत अच्छी लगती है। मॉम के सामने मैम की तारीफ़ ने उसे शर्मिंदा सा कर दिया था, जबकि आयसिया मुराद अपनी बेटी की तारीफ़ सुनकर खड़ी औरत के मुंह से सुनने के बाद खासी खुश नज़र आ रही थी। आप भी यकीनन यहाँ से अपने लिए कुछ शॉपिंग करने आई होंगी ना? मॉम ने यूं ही बात बराए बात पूछ लिया था। श्योर, शॉपिंग तो कब की मुकम्मल हो गई मेरी। दरअसल अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी। मैंने टेक्स्ट कर दिया है, वो बस आता ही होगा। खासी तफसील से जवाब देते हुए उन्होंने आखिर में एक मुस्कुराती हुई निगाह पास खड़ी आयत पर डाली तो आसिया बेगम चौंक गई और ठीक इसी लम्हे एक दराज कामत वजी नौजवान को उन्होंने अपने पास आकर ठहरते देखा। मॉम, हो गई शॉपिंग? वाइट कॉटन के क्लफ शुदा करकराते शलवार कमीज़ में ब्राउन वेस्ट कोट लिए, पैरों में चार सदा सैंडल पहने वो अपने मॉम के साथ खड़ी हस्ती को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए पूछ रहे थे। इस दिन के रूटली बिहेवियर के बाद आयत का सर से ये पहला सामना था, क्योंकि आयत की रात की ड्यूटी थी मसीहा करीम में, जबकि सर अपनी मॉम के डिस्चार्ज होने के बाद
दिन वाली रूटीन अपनाए हुए थे। सो इस वक्त वो खूब भीगी बिल्ली बनी हुई थी और अक्सर इस तरह की सिचुएशन में इसका सेल ही इसकी पनाहगाह होता था। सो इसी पल हाथ में थामा सेल ऑन करके वो एफबी पर लॉग इन हो गई, इस बात का नोटिस लिए बगैर कि अपने बॉस को नज़रअंदाज करने वाली इस फजूल सी हरकत पर इसकी मॉम ने तेवरियां चढ़ाकर बाकायदा उसे घूरा था। मिसेस सुमरो, ही इज़ माई सन फारिस, और फारिस डॉक्टर आयत की मदर हैं। मिसेस जाने लाखों के तारुफ कराने पर सर झुकाए खड़ी आयत की समातों से सर का भारी लहजा टकराया था। अस्सलाम वालेकुम। वो आयत के आगे झुक गए। माशाल्लाह, जीते रहो। आदत के मुताबिक मॉम ने सर पे हाथ फेरने के बजाय आगे बढ़कर सर लाखों की पेशानी पर बोसा दे डाला था। आयत अपनी जगह खड़ी जुस्पुस होकर रह गई। वो अपनी माँ की इस आदत से सख्त नालाती कि जहाँ बेटा ना होने की ख्वाहिश ने इस कदर हसास बना दिया था कि अपनी ममता को हर एर गैरे से नत्थु खैरे से मिलाती रहती थी और जब दिल चाहता उस पर अपनी मोहब्बत, अपनी ममता लुटा देती, चाहे अगला बंदा इनकी इस जज्बाती हरकत को अपनी मर्जी के मायने पहनाता ही क्यों ना फिरे। इस वक्त भी आयत ने मिसेस करीम और सर लाखों की जानिब की नखियों से देखा था। देखा बेटा जी आपने? मिसेस करीम जताती निगाहों से डॉक्टर लाखों से मुखातिब थी। होप सो आपको आज अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। मिसेस सुमरू, ये मेरा बेटा है ना? पहले सर, बाद में मॉम की जानिब देखते हुए वो मुस्कुराई। हमेशा मेरे साथ इस बात पर झगड़ा करता है कि जहाँ कोई लड़की देखती हैं इसको गले से लगा लेती हैं। मेरी भोली मॉम, आप क्यों नहीं समझती कि वो आपकी बेटी जितनी है पर आपकी बेटी तो नहीं। और मैं हमेशा जवाब देती हूँ, मेरे भोले बेटे, मैं क्या करूँ कि अल्लाह साई ने बेटी नहीं दी, लेकिन इसके हिस्से का प्यार तो मेरे अंदर की ममता में भर दिया है ना। मगर जिस बात का जवाब मैं अपने बेटे को इतने सालों में नहीं दे सकी, आज आपने दे दिया। गुड़िया जैसी प्यारी बेटी को रहमत बनाकर अल्लाह ने आपको दे रखा है, मगर बेटा नहीं तो यकीनन हर बेटे जितना बेटा आपको अपना बेटा ही लगता होगा। जब ही तो अपने वालेहाना अंदाज में प्यार किया आपने इसे। मुदब्बराना लहजे में अपनी बात ख़त्म करके मिसेस करीम एक ही वक्त में एक साथ फारिस करीम और आयत मुराद को लाजवाब कर चुकी थी। बेइरादा ही दोनों निगाहें एक दूसरे के साथ जा मिलीं। शहद आँखों के साथ सुनहरी नैनों के तसादुम का लम्हा भर ही का ताउन था। दूसरे ही पल आयत आँखों का जाविया बदल के रह गई, जबकि मिसेस जाना लाखों की बात पर हंसती हुई आसिया सुमरो ने की नखियों से देखा था। आयत की निगाह चुराने वाली हरकत पर इसके बॉस के लबों पर फैलती मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। मॉम चले, मुझे देर हो रही है। एक मुस्कुराती हुई निगाह सामने खड़ी इस मखरूर लड़की पर डालने के बाद वो मिसेस करीम से मुखातिब हुई। ऐसे कैसे चलें? बिल कौन पे करेगा डॉक्टर साहब? अपना एटीएम कार्ड तो मैं घर ही भूल आई हूँ, बेटे की समत देखते शरारत से कहते हुए मुस्कुराई थी। और तब मिसेस सुमरो ने इनसे इजाज़त मांगी और आयत को लेकर अपने साथ वो मॉल से बाहर निकल गई। आँखों का कर्ब लहजे का गम छुपाना पड़ा मुझे, आँखों का कर्ब लहजे का गम छुपाना पड़ा मुझे, जाकर इसके रूबरू बेवजह मुस्कुराना पड़ा मुझे। कल पहला रोज़ा था, सो आज उसने मसीहा करीम से छुट्टी कर ली थी। पूरा दिन बेहद मसरूफ़ गुजरा था। आयत ने हमेशा की तरह इफ्तार के लिए अपने हाथों से कई चीज़ें बनाकर फ्रीज़र कर दी थी, जिनमें नगेट्स, रोल्स, चिकन रोल, समोसे और कबाब शामिल थे। पूरा दिन किचन में मसरूफ़ बिताने के बाद वो जाकर अब फारिग हुई थी, सो शावर लेकर तरावी अदा की और फिर अपना सेल फ़ोन उठाए टेरेस पर आ गई। आज शाम ही इसने अपना ही लिखा हुआ एक शेर FB पर स्टेटस किया था, जिस पर इस वक्त कई कमेंट्स आ चुके थे। इस वक्त भी ग्रुप के मुख्तलिफ मेंबर्स आकर इसकी पोस्ट पर कमेंट देने में मसरूफ़ थे और वो तमाम कमेंट्स रीड करते हुए उदासी से मुस्कुराई जाती थी कि जब 4 मिनट की दूरी पर किए गए एक कमेंट पर इसकी सुनहरी आंखें आकर रुक गईं। बहरे अहद में शेर गोई साइयाँ अजाब थी, बहरे अहद में शेर गोई साइयाँ अजाब थी, गज़लों से भरा दीवान अपना जलाना पड़ा मुझे। इन 2 सत्रों के संग जो तस्वीर अटैच की गई थी वो दर हकीकत आयत इसको देखकर ही ठटक के रह गई, क्योंकि तस्वीर इस गिफ्ट शॉप के कोने में रखे डस्टबिन की थी, जिसमें आयत ने कल तन्हा चांद की तरफ से मिलने वाले सैड विशेस के कार्ड को फाड़कर फेंक दिया था। डस्टबिन के अंदर से झांकते फटे हुए कार्ड के टुकड़ों का नज़ारा खूब था। हम शायरों की तो इस दौर में कोई इज्जत ही नहीं, जिसको देखें हमारी पोइट्री को फाड़कर डस्टबिन में फेंक रहा है। ही सैड से आइकॉन के साथ ही तन्हा चांद की इस दुहाई पर आयत अपनी बेसाख्ता उमड़ती हंसी को न रोक पाई। वो भूल गई कि अब से कुछ देर पहले वो उदास थी। खुरामा खुरामा चलती वो टेरेस के रेलिंग के करीब आकर खड़ी हो गई, फिर धीरे से चेहरे के आगे गिरी नम बालों की लटों को कानों के पीछे अड़सते हुए अपने कमेंट्स को टाइप कर दिया। पापा के साथ तरावी अदा करने के बाद वो अभी अभी मस्जिद से घर वापस लौटा था। आज पहले रोज़ के बाइस वो अपनी रूटीन में खासा बदलाव महसूस कर रहा था। सहरे पर उठने के ख्याल से आज इसका सवेरे सोने का इरादा था, मगर फिर बेडरूम में जाने के बजाय जाने क्यों इसके कदम इस वक्त वसी लॉन के वस में बने स्विमिंग पूल की जानिब उठ गए थे। दूसरे ही लम्हे वो पूल के ठंडे पानी में अपने दोनों पाँव लटका कर किनारे पर टिक चुका था।
दफतन जहन में कोई ख्याल आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। यकायक दायां हाथ कमीज़ की पॉकेट में डाला और सेल फोन निकालकर ऑन कर लिया। इसके साथ ही इसकी गंभीर हंसी चहारसू बिखर गई। स्विमिंग पूल के किनारे उगते बतखों के साथ जोड़े बोझल हंसी की आवाज़ सुनकर अपनी नींद से हाथ धो बैठे, जबकि वो सर झटकते हुए चांडो की मुराद के कमेंट्स दोबारा पढ़ने लगा। साहब 21वीं सदी में फजूल गोई अबस है। साहब 21वीं सदी में फजूल गोई अबस है। हाँ, मेंटल लोगों को ये राज बताना पड़ा मुझे। और इसने नई चोट पर वो मज़े से लेकर मुस्कुरा दिया। ज़रून, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बड़े पापा ने हमारी मंगनी तय कर दी है। मामा से ये खबर सुनकर वो इस कदर शॉक्ड हुई कि ज़रून को फ़ौरन व्हाट्सएप करके लॉन में बुला लिया। जाने ज़रून, क्या सुन लिया आपने? मुझे रोज़ा इफ्तार करने के बाद दोबारा सोने की तैयारियों में था। लारेब का व्हाट्सएप पर टेक्स्ट सुनकर जमाइयाँ रुकता नीचे लॉन में आ गया। पर्पल कलर के सूट में वो इस कदर प्यारी लग रही थी कि उसे देखकर ज़रूर ने बात का मूड एकदम से रोमांटिक हो गया। लेकिन इसके मुकाबले खड़ी वो लड़की इस वक्त संजीदा नहीं बल्कि रंजीदा नजर आ रही थी। मैं पूछ रही हूँ कुछ तुमसे। बड़े पापा ने हमारी मंगनी की तारीख मुझसे पूछे बगैर कैसे तय कर दी? उसने तेज़ लहजे में इस्तफसार किया तो ज़रूर पहली बार चौंक उठा। व्हाट हैपेंड लारी? ज़रूर उनके लब भिंच गए। तुम इतनी रूठ क्यों हो रही हो? हम दोनों की कमिटमेंट से सब वाकिफ़ थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझसे ये बात घर में सब लोग जानते तो हैं। फिर पापा तुमसे क्या पूछते? और असद चाचू ने तुमसे पूछा तो था। ज़रूर ने असद चाचू का हवाला देते इसको लाजवाब सा कर दिया। वो अपने आंसू रोकती वहाँ से जाने के लिए उठी जब ज़रूर ने आगे बढ़कर इसकी कलाई थाम ली। इधर देखो लारे, मेरी तरफ। इसका नर्म और नाजुक सभी चेहरा हाथों के प्याले में थापे वो पूछ रहा था, ये जाने बगैर कि कोई अपने पोर्शन में अपने बेडरूम की ग्लास विंडो में खड़ा इस मंजर को देख रहा है। लम्हे के 1000वें हिस्से में आयत मुराद को लगा, लारे बसत बहुत खुश नसीब है। अल्लाह साईं, इसकी नम आँखें फ़क की जानिब उड़ गईं। क्या मांगा है मैंने हमेशा आपसे? बस एक ऐसा शख्स जिसको मुझसे मेरी खूबियों खामियों समेत मोहब्बत हो जाए। जैसी मोहब्बत ज़रूर को लारे बसत से है, तो क्या आपको इस पूरी दुनिया में मेरे जैसा, मेरे लायक कोई नहीं लगा? आकाश की सिमत उठी आस भरी निगाहें भर आई थी और यही वो लम्हा था जब नीचे ज़रून के सामने खड़ी लारेब अपने आंसू भूलकर अचानक खिलखिला उठी थी, क्योंकि अपने बेडरूम की खिड़की में इस्तादा वो नम आँखों वाली लड़की पर इसकी नज़र पड़ चुकी थी। ये सच था, लारे बसत के लिए ज़रून दूसरी चॉइस की तरह था, लेकिन इसने ज़रून के लिए आयत को अक्सर उदास देखा था। वो आयत को हराने के लिए ही तो ज़रून को चाहती थी पाना, और वो इसमें जीत भी चुकी थी, मगर वो हर जाई जो किसी रोग की मानंद इसकी जान से चिमट चुका था। वो पत्थर से बना शख्स जिसका नाम फारिस करीम था, लारेब का बेपनाह हुस्न भी तो नहीं पिघला पाया था उसे, जैसे इस वक्त ज़रून बात पिघला जा रहा था। वो तो फारिस की वजह से आज ज़रून को इनकार करने आई थी, पर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी आयत सुमरो को देखकर इसने अपना इरादा बदल दिया था और फिर टफ जॉब का बहाना बनाकर वो अपने रूड रवैये पर माफ़ी मांग रही थी। इसकी माजरत सुनकर ज़रून खिल उठा। वो उफ़क़ के चांद को भुलाए इसके हुस्न की कसीदे पढ़ने लगा। चुप चुप कर इसके कान में मीठी मीठी सरगोशियाँ करते हुए वो मदहोश नज़र आता था, जबकि अपने चेहरे के आगे गिरी गोल्डन रट को अपनी उंगली के गिर्द लपेटती वो खुश नज़र आने की एक्टिंग में हलकान हुई जाती थी। बाज़ दफ़ा दूसरों को हराने के ज़ोम में हम खुद हार जाते हैं। लारेब सुमरो के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा था। आयत की ज़िद में वो अपने दिल को बर्बाद करने का फ़ैसला तो कर ही बैठी थी, पर इस फैसले पर अमल मुश्किल था। आई लव यू सो मच स्वीट हार्ट, जल्दी से आ जाओ तो मेरी ज़िंदगी में। वो खुशफहम शख्स इस लड़की के सातों में शहद घोल रहा था। इस लड़की के मन में चोट था, मगर इस चोट से अपना दामन बचाने के बजाय वो इसका वजी चेहरा आंखों में बस आए। ज़रूर ने बात की हम कदम थी। शायद वो ख़ुद को ये बावर करवाने में मगन थी कि इस वक्त फारिस करीम का हाथ थामे वो लॉन में टहल रही है। यह ख्याल जहन पर छाते ही रुककर इसने एक बेहद शोख कहका लगाया था और फिर सर उठाकर ऊपर खिड़की की जानिब देखा, जहां आज वो सुनहरी आंखें उदास थीं। लारेब की आंखों में फतह व तंज के दीप जलते देखकर इसने हाथ में दबा रेशमी पर्दा ग्लास विंडो के ऊपर गिरा दिया और पलटकर जाए नमाज बिछा ली। इशा की अजान की आवाज़ें सारे माहौल में फैल रही थीं। चमकते आंसुओं का बोझ सियाह पलकों में बढ़ा तो वो सजदे में गिर गई। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद इसने अलिफ में अपना स्टेटस अपलोड कर दिया था। आज 15वां रोज़ा था और रमज़ान में ये इसका दूसरा स्टेटस था। लम्हों में कमेंट्स की भरमार हो गई, हर कोई इसको विश कर रहा था। कहाँ हैं चांडो की मुराद आप? ज़ैनी मुबारक और बंदे खुदा ग्रुप के एडमिन्स भी इससे पूछ रहे थे। वो मुस्कुरा के ज़ैनी को जवाब देने लगी, कहाँ की तैयारी है मॉम? नक्सुक के साथ इन्हें कहीं जाने के लिए तैयार खड़ा देखकर वो मुस्कुरा दिया। बेटे की बारात लेके जा रही हूँ। वाइट सिल्क की साड़ी का पल्लू सेट करते आराम से इतला दी थी। हैं? वो उछल ही तो पड़ा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
आप मेरी बारात में जा रही हैं और मुझे ही नहीं मालूम। वो फ़ौरन शहंशाह जज्बात बन गया। मॉम हंस पड़ी। मेरी जान, आपके पापा के एक दोस्त के यहाँ इफ्तार पार्टी है, वहीं जा रहे हैं हम दोनों। वो मुस्कुरा दी। और मेरी बारात का क्या बना? नरूठेपन से भवें उचकाते उसने बाहें मॉम के गले में डाली थी। मायमून, बारात तो मैं आपके लिए अभी ले जाने को तैयार हूँ, लेकिन ये तो बताएं कि डोली किसके घर ले जानी है। ये भी अब मैं बताऊँ? कमाल मासूमियत से वो पूछ गया। कराची इतना बड़ा शहर है, इधर उधर निगाहें दौड़ाएं तो सही। वो इनको मशवरा दे रहा था। इधर उधर निगाहें क्यों दौड़ाऊं मैं? मॉम को बुरा लगा। जो दिल को अच्छी लगती है इसको बहू बनाकर क्यों ना ले आऊं? रुक कर उन्होंने अपनी बात मुकम्मल की। एक झटके से वो इनकी सिमत मुड़ गया। कौन? किसकी बात कर रही हैं आप? मुस्तरब निगाहें गुमसुम अंदाज में मॉम के चेहरे पर थमी थीं और तब चुपके से इसके सामने एक नाम लेकर उन्होंने उसे हैरान कर दिया था। ओके फाइन मॉम, जैसे आपकी मर्ज़ी। कुछ देर की खामोशी के बाद वो बोला। अच्छा जी, मेरी मर्ज़ी। मॉम ने आगे बढ़कर अचानक इसके कान को अपनी चुटकी में दबोच लिया। इसे कहते हैं मेरी बिल्ली मुझी को मैं आऊँ। सीढ़ियों से उतरकर इसकी तरफ आते अपने मजासी खुदा की जानिब देखते हुए वो हंस के बोली थी, जबकि अपने कान की सुर्ख पड़ती लौ को इनकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश में वो मॉम मॉम कहकर ही रह गया था। मॉम और पापा की पार्टी पर जाने के बाद इसने रोज़ा इफ्तार किया, इशा तरावी पढ़ी और फिर टेरेस पर आ गया। मॉम को अपने लिए फ़्रेश जूस लाने का ऑर्डर देकर मुलाजिम को अपने लिए फ़्रेश जूस लाने का ऑर्डर देकर वो टेरेस पर रखे नेट के झूले में आकर लेट गया। अक़ाबी निगाहें 15 तारीख के चांद पर टिकी थीं। बरकतों का अशरा अपने अख्ताम की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। चांद पर से निगाहें हटाते हुए सीने पर औंधा पड़ा मोबाइल उठाकर इसने अपनी आंखों के सामने कर लिया। वो तो यकता है आलम तन्हाई में। मैंने घबरा के कई नाम पुकारे इसके। अलिफ में चांडो की मुराद की पोस्ट 8 मिनट पहले की एक्टिविटी शो कर रही थी। रोशन आंखें गुलाबी हथेलियों वाली इस पिक पर निगाहें जमाए अपने कमेंट्स टाइप करने लगा, ये जाने बगैर कि 2 सुनहरी आंखें इसके कमेंट्स को रीड करते हुए नमी समेट लाने वाली थीं। जैनी को रिप्लाई देने के बाद इसने नज़र तन्हा चांद की पोस्ट पर डाली। हाथ में कासा कलाई में कड़ा सचता है। हाथ में कासा कलाई में कड़ा सचता है, दर हो बड़ा तो भिखारी भी बड़ा सचता है। खाने कावा की दरवाजे की तस्वीर के साथ इसने 2 सतरी शेर लिख दिया तो आयत रो ही तो पड़ी। इसके नाम को घबरा कर पुकारने वालों के लिए ही तो कशकोल भर दिए जाते हैं। भीगी सी मुस्कुराहट के संग इसने आज पहली बार तन्हा चांद के कमेंट्स पर लाइक क्लिक किया था। सर, मिस्टर करीम लाखों की कॉल है आपके लिए। इस वक्त वो अपनी एक इंतहाई ज़रूरी मीटिंग निपटाने के बाद वापस अपने ऑफिस में आकर बैठे ही थे जब इनके पीए कॉर्डलेस हाथ में लिए रूम में दाखिल हुई। मिस्टर बाब, आप करीम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ओनर की बात कर रही हैं? मुराद सुमरो के इस्तफसार से ताज्जुब झलका था। इतने बड़े बिजनेसमैन की कॉल इनके लिए आई थी तो ज़रूर कोई अहम बात होगी। ओके, बात कराएं। सर, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है शायद। रबाब ने इतला दी। फ़ाइन, आप रिंग बैक कर लीजिए। मुराद साहब ने ऑर्डर किया और अभी मिसेस रबाब नंबर डायल करने ही लगी थी जब दोबारा से करीम लाखों की कॉल आ गई। सर, वो ख़ुद कॉल कर रहे हैं। रबाब ने कॉर्डलेस अपने बॉस के हाथ में थमाया और तब सेक्रेटरी के वहाँ से जाने के बाद उन्होंने मुल्क की टॉप ऑफ द लिस्ट बिजनेसमैन की कॉल रिसीव करने के बाद कॉर्डलेस अपने कान से लगा लिया। फरमाइए साईं, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सलाम दुआ के बाद वो बेहद सलीके से गोया हुए, पर जवाबन जो बात करीम लाखों ने कही इसको सुनकर मुराद सुमरो पर शादी मर्द की सी कैफियत तारी हो गई। लाखों ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ओनर अपनी मिसेस के साथ इनके घर सुमरो हाउस आना चाहते थे और फैमिली के साथ किसी के घर जाने का मतलब मुराद साहब खूब जानते थे। तो क्या आयत के लिए? आसूदा मुस्कुराहट के साथ उन्होंने सोचा था। मुराद सुमरो ने परसों डिनर पर करीम लाखों को मद्दू कर लिया था। 27वां रोज़ा था और 29वें रोज़े पर उन लोगों को आना था। आसिया सुमरो को इतला देना ज़रूरी था। मिस आयत मुराद, क्या मसला है आपके साथ? 2 दिन से आप मसीहा करीम क्यों नहीं आ रही? आज सुबह से मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। कल डॉक्टर अरीशा की मेहंदी में भी आप गायब रहीं। कहीं ज़रूर निबाद और लारेब साहिबा की मंगनी की तमाम तर जिम्मेदारियाँ आपके नातवा कंधों पर तो नहीं आ पड़ी जो कॉल अटेंड करने तक की फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास? आयत की आवाज़ सुनते ही हिना ने इसको आड़े हाथों लिया। जब से ज़रूर और लारेब की मंगनी की तारीख में तय हुई थी, हिना आयत को डिस्टर्ब पा रही थी, सो आज दिल का गुबार ज़ुबान पर आ ही गया। रिलैक्स यार। अपने घने उलझे बालों के साथ खेलते हुए वो हिना की क्लास लेने पर बदिक्कत मुस्कुराई थी। रिलैक्स तो तुम्हें मैं करवाने आई हूँ। फटाफट उठ के तैयार हो जाओ। डॉक्टर अरीशा के निकाह पर हम दोनों इकट्ठे जाएंगे। मैं तुमको पिक करने आ रही हूँ। पर हिना सुनो तो, वो कहती रह गई। सॉरी, मैं आधे घंटे में चेंज करके पहुँच रही हूँ सुमरो हाउस, तैयार रहो। हिना ने इसकी बात सुने बिना कॉल काट दी।
اف اللہ کیا کروں میں؟ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا بھائی؟ شیف کو ہدایت دیتی موم اچانک ادھر آ نکلی، پنک ٹراؤزر پر وائٹ شرٹ پہنے الجھے بکھرے بالوں کو شانے پر ڈالے۔ آیت کو لاؤنج میں اپنا سر تھامے بیٹھا دیکھ کر وہ پاس آ گئی۔ کچھ نہیں موم، ہنا کی کال تھی۔ تو پھر؟ وہ دراصل ڈاکٹر علیشا کے نکاح کا فنکشن ہے نا آج، تو ہنا مجھے لینے آ رہی ہے۔ سو پرابلم کیا ہے؟ اٹھ کر تیار ہو جاؤ مائی ڈال۔ موم جو آج پاپا کی طرف سے انوائٹڈ کچھ گیسٹ کے لیے شیف کے ساتھ مل کر پرتکلف سا ڈنر تیار کرنے میں مصروف تھی، لاپرواہی سے مشورہ دیتی واپس کچن کی جانب مڑ گئی تو ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ بے حد آف موڈ کے ساتھ اس نے ایک ڈریس وارڈروب سے منتخب کیا اور واش روم میں گھس گئی۔ یار مارے گئے، وہ آفس سے ابھی لوٹا تھا اور وہ پارلر سے ابھی واپس آئی تھی۔ خوب ستم گر ہو تم جانے زرون۔ اپنی گاڑی سے اتر کر وہ گاڑی کے قریب آ گیا۔ میں نے کیا کیا؟ اپنے لیے زرون کی نگاہوں میں ستائش پا کر وہ کھل اٹھی۔ جب زرون سمر جیسا بندہ اس کو دیکھ کر میسمرائز ہو گیا تھا تو یقیناً آج فراز لاکھوں کی بھی خیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس خیال نے اس کے دل کی کلی کھلا دی۔ یہ سولہ سنگھار کر کے پوچھتی ہو کیا ہوا؟ اس سادگی پہ کون مر نہ جائے خدا، قتل کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ لمبی آنکھ کھینچتا وہ اسد لارے بسد کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اپنی سینڈو سے اتر کر آیت والوں کے پورشن کی جانب بڑھتی ہنا اس لڑکی کو فقط گھور کے رہ گئی۔ یہ کیا ہے لڑکی؟ اسے دیکھ کر ہنا نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ ہیئر اسپرے ہے ڈاکٹر ہنا۔ اپنے کرل کے بالوں پر نووا گولڈ کے اسپرے کرتی وہ ازحد معصومیت سے بولی۔ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ ہنا نے اسے گھورا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آیت مسکرائی، پھر مجھے تمہارے ساتھ ساتھ فنکشن میں بھی نہیں جانا پڑے گا اور ویسے بھی میرا موڈ نہیں ہے۔ بیزاری سے جواب دیتے ہوئے اس نے ہاتھ میں تھاما ہیئر اسپرے ڈریسنگ ٹیبل پر واپس رکھ دیا۔ آیت بور مت کرو، میک اپ کیوں نہیں کیا تم نے؟ ہنا نے ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے رکھے اسٹول پر بٹھا دیا، پھر نانا کرنے کے باوجود اس نے نہ صرف آیت کا میک اپ کر دیا تھا بلکہ سامنے سجے جویلری باکس میں سے گولڈن کلر کی چھوٹی سی جھمکیاں نکال کر بھی اس کے کانوں میں پہنا دی تھیں۔ اب ذرا آئینے میں دیکھیے میڈم۔ اس کو تیار کرنے کے بعد جھک کر ہنا نے کان میں سرگوشی کی۔ ہاتھ میں تھامے سیل کی اسکرین پر سے نگاہ ہٹا کر آیت نے جب سامنے دیکھا تو خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پنک کلر کی گھیردار فراک جس پر بے حد اسٹائلش انداز میں گولڈ اینڈ ڈیپ گرین کلر کے موتیوں کا نفیس سا کام کیا گیا تھا، میں ملبوس لمبا پنک کلر کا جارجٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے، گولڈن جھمکیاں دونوں کانوں میں پہنے، کرل کیے گئے بالوں کے ساتھ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کمی تو صرف لینسز کی ہے، وہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں۔ شرارت سے مسکراتے ہنا نے اپنے ہینڈ بیگ سے پرل کلر کے لینسز نکال کر اس کی آنکھوں میں سجا دیے۔ یار لینسز کی کیا ضرورت تھی؟ پورے چہرے پر میری آنکھیں ہی تو پیاری ہیں بس۔ آیت اس پورے عرصے میں پہلی بار مسکرائی تھی، کیونکہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور آئینے نے سچ بول کر کہ وہ بہت پیاری لگ رہی ہے اس کا موڈ اچھا کر دیا تھا۔ اوکے اب باقی باتیں گاڑی میں ہوں گی، بیکاز وی آر گیٹنگ لیٹ۔ سب لوگ فنکشن میں پہنچ چکے ہوں گے اور وہ تمہارے کزن صاحبہ بھی تو کب کی نکل چکی سمرو ہاؤس سے۔ ہنا اسے کھینچتی نیچے آ گئی۔ ماشاءاللہ، پاپا نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ کے ساتھ تعریف کی۔ وہ آج آفس سے جلدی آ گئے تھے، شاید آنے والے مہمانوں کی وجہ سے۔ تھینک یو پاپا۔ وہ آیت کی تعریف کبھی کبھار ہی کیا کرتے تھے کہ ایسا موقع آتا بھی تو شاذ و نادر ہی تھا، ورنہ وہ ہمیشہ ملنگوں والے حلیے میں ہی پھرنے کی عادی تھی۔ کیپری کا رنگ پیلا تو شرٹ کا سرخ، دوپٹے کا رنگ گرے۔ اس کی ڈریسنگ کمال تھی، بالوں کا ہیئر اسٹائل بے مثال۔ ہاسپٹل جاتے وقت وہ بالوں میں کیچر لگانے کا احسان کر دیا کرتی تھی بس، باقی اللہ اللہ خیری صلی اللہ۔ اوکے موم بائے۔ ہنا کا ہاتھ تھامے وہ سیڑھیاں اتر گئی۔ ارے بھائی کہاں؟ مراد سمرو حیران ہو گئے۔ ایک کلی کی شادی ہے بابا، وہاں جانا ہے، عجلت میں بتاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ، اور میں سمجھا آپ مہمانوں کی وجہ سے تیار ہوئی ہیں۔ ایک مسکراتی نگاہ بیٹی کے چہرے پر ڈالتے وہ مسکراتی ہے۔ آیت پاپا کی مسکراہٹ کا غور سے جائزہ لیتی ہنا کے ساتھ لاؤنج میں سے نکل آئی۔ باہر پورچ میں ہنا سرہیو کار ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ہنا آج اپنے پاپا کی گاڑی کے ساتھ آئی تھی کیونکہ وہ اس کی اپنی کار سروس کے لیے گراج میں کھڑی تھی۔ آج تو قیامت ڈھا رہی ہیں آپ۔ ڈاکٹر اعظم تعریفیں کنجوسی کرنے کے عادی نہیں تھے۔ ہاں، وہ جو اپنی قاتل نگاہیں متلاشی انداز میں پورے ہال میں دوڑانے پر مصروف تھی، ڈاکٹر اعظم کی آواز پر جیسے چونک کے مسکرائی۔ کسی کو ڈھونڈ رہی ہیں آپ؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے انہیں چھیڑ رہا تھا۔ جواباً اس نے ایک تیکھی سی نگاہ ان پر ڈالی۔ ٹھیک اسی وقت بینیکویٹ کی سجی سجائی گیٹ سے ڈاکٹر وقار کی سنگت میں وہ شخص مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آج ڈاکٹر علیشا کا نکاح تھا اور نکاح کے فنکشن میں مسیحا کریم کا تمام اسٹاف ہی انوائٹڈ تھا۔ فارس کریم کی حیثیت تقریب میں چیف گیسٹ کی سی تھی کیونکہ وہ ہاسپٹل کے اونر میں تھے، لیکن وہی سب سے آخر میں وہاں پہنچے تھے۔ کیا ٹھاٹھ ہے سائیں کہ نکھیوں سے ساتھ کھڑی ڈاکٹر عارف کی سمت مسکراہٹ سے معنی خیز انداز میں تکتے ہوئے ڈاکٹر اعظم نے سلور گرے 2 پیس میں ملبوس ٹائی سلیقے کے ساتھ گلے میں سجائے اپنے گھنے سیاہ بالوں کو جیل کی مدد سے ایک طرف جمائے سر لاکھوں کی جانب دیکھ کر اشارہ کیا، جو ایک شان بے نیازی سے اپنے رستے سے کسی بت کی طرح استادہ
खड़ी लारेब असद को नज़रअंदाज करते फूलों का गुलदस्ता हाथों में दबाए स्टेज की जानिब बढ़ गए थे। इसे कहते हैं प्रोटोकॉल। सर को स्टेज की जानिब जाता देखकर डॉक्टर रईशा अपने दुल्हा के साथ उठ के खड़ी हो गई थी। आयत के सामने बैठी हिना ने शाने उचकाए। सर लाखों के मज़े हैं यार, पूरे हॉल की लड़कियां उन्हें देख रही हैं। और वो तुम्हारी कज़न लारेब, वो तो मुझे लगता है पूरी फ़ैन है उनकी। हिना ने हमेशा की कही अपनी बात दोहराई और खुद ही हंस दी। ये इसका लारेब के बारे में शुरू दिन से अंदाज़ा था। चलो हम भी दुल्हन के साथ सेल्फी बनवा लें। सर लाखो और ईशा के साथ स्टेज पर सूफिया के पीछे खड़ी सेल्फियाँ बनाती सिस्टर हिरा को देखकर हिना का दिल भी मचल गया और इसने आयत को उठने का इशारा किया। सॉरी हनी, मेरा मूड नहीं है। इसकी तरफ देखकर उसने चिट्टा जवाब दे दिया। हिना मुँह बनाती उठ खड़ी हुई। हिना सरियों के वहाँ से जाने के बाद इसने सर झटका था और टेबल पर पड़ा अपना सेल फोन ऑन कर लिया। झील सी गहरी तेरी इन आँखों में खो जाऊं, झील सी गहरी तेरी इन आँखों में खो जाऊं, जुल्फ़ें घटा काली तेरी मैं इनमें सो जाऊं। अलिफ में तन्हा चांद का स्टेटस आज बेहद रोमांटिक था। काजल से सजी आयत मुराद की आंखें सात भर को इस स्टेटस पर से हट नहीं पाई थीं और फिर निगाहें स्क्रीन से हटी तो सामने वाले टेबल पर सियाह सूट में क़याम उठाती लारेब असद की कातिल आंखों पे जाकर ठहर गईं। ज़रूर ने यकीनन आज का स्टेटस लारेब की आंखों को जहन में रख के रखा है, क्योंकि वो आज बहुत प्यारी लग रही थी। आए थी ये सब कुछ सोच रही थी जब वो गहरी तपिश वाली निगाहों को अपने चेहरे पर महसूस करके ठटक के रह गई। मगर फिर सर उठा के देखा तो स्टेज पर डॉक्टर अलीशा के दूल्हे के बराबर वाले काउच पर विराजमान शख्स की वारिफ्ता निगाहें खुद पे जमी पाकर वो हड़बड़ा के रह गई, इस बात से बेखबर कि इन हमेशा बेगाना और अजनबी नज़र आने वाली आंखों का आज पहली बार यह वारिफ्ता रूप देखकर लारेब सुमरो सुलग उठी थी। यकायक कि शख्स की निगाह के ताक़ुब में नजरें दौड़ाई थी और फिर एक मेज़ पर आकर लारेब की आंखें पत्थर हो गईं, जबकि इन आंखों की बेसाख्तगी पर मस्कारा और आईलाइनर से मुज़य्यन आयत की हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें ताज्जुब से फैल के रह गईं। निगाह के तसादुम पर सिल्वर ग्रे सूट में मलबूस इस वजी शख्स ने ऐसी अदा के साथ मुस्कुरा के देखा कि वो बस अपनी जगह पर बैठी रह गई। जिस हैंडसम बंदे से वो पूरी महफिल की लड़कियों की ख़ास निगाह थी, इसकी नज़रें खुद पर पाकर वो भला नर्वस न होती तो क्या होती। आपके साहबजादे साथ नहीं आए? मेहमानों की संगत में ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते मुराद सुमरो करीम लाखों से मुखातिब हुए। दरअसल अदा साईं, करीब इसके कि करीम साहब इनकी बात का जवाब देते मिसेस करीम गोया हुई। फारिस को अपनी एक कोलीग के निकाह में जाना था, सो वो वापसी पर हमें ज्वाइन कर लेगा और वैसे भी जो बात हम आपके साथ करने आए हैं इसकी मौजूदगी में बात करना मुनासिब नहीं थी। सो मुदबराना अंदाज में मुद्दा बयान करती मिसेस जाना लाखों मतानत से मुस्कुराएं तो ये बात सुमरो और असद सुमरो की बीवियाँ एक दूसरे की जानिब देख के रह गईं। करीम लाखों डिनर पर आ रहे हैं और वो भी अपनी फैमिली के साथ। छोटी देवरानी के मुंह से इत्तला सुनकर तो उन्हें खटका सा ही लग गया था, पर इस वक्त मिसेस करीम ने शक पर यकीन की मोहर सबत कर डाली जब दूसरी तरफ जाना लाखों की मुँह से ऐसी जो मायने बात सुनकर मुराद साहब और आसिया बेगम के होंठों पर मुस्कुराहट ठहर गई। मैं समझा नहीं भाभी, मुराद सुमरो अचानक भूलपन से पूछे। और देवर के इस नन्हेपन पर सादिया असद सुलग ही तो गई थी। बेरुखी करना तो कोई आपसे सीखे मिस्टर फारिस। वो वकार के साथ खड़े सॉफ्ट ड्रिंक को एंजॉय करते बातों में मसरूफ़ था जब वो बेहद अचानक सामने आ खड़ी हुई। एक्सक्यूज़ मी, मुस्कुराहट दबाते हुए डॉक्टर जुनेजो ने एक निगाह डॉक्टर फारिस के सपाट पड़ते चेहरे पर डाली और वहाँ से खामोशी से खिसक गया। और बिला वजह फ्री होना कोई आपसे? तंज का नोकीला पत्थर इसकी सिमत खींच कर मारते हुए मुकाबिल का लहजा सफाक था। कितने संग दिन हैं आप डॉक्टर लाखों? वो अदाए दिलबरी से मुस्कुराई थी। और किस तर्जा फारिग वक्त हैं आप लारेब साहिबा? लगता है वो आज लिहाज करने के मूड में नहीं था। पार्टी में मौजूद कई लोगों की निगाहें आन की आन इन दोनों पर आ रुकी थीं, जबकि शहद रंग आंखें किसी की तलाश में इधर उधर दौड़ाते वो उससे कुछ मुस्तरब दिखाई दिए। मैंने मोहब्बत की है तुमसे, क्या इस बात की सज़ा मिल रही है मुझे? वो आज या तू नहीं या मैं नहीं वाली कैफियत में थी। साथ ही शायद यही वजह थी कि पास मौजूद लोगों का ख्याल किए बिना वो इस टॉपिक पे आ गई थी। मुझे लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको घर में आराम करना चाहिए, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे मरीज़ का बाहर निकलना ठीक नहीं होता। इंतहाई इस्तेहज़ाइया अंदाज में उसको मशवरा देते हुए वो मुस्कुराए थे। क्या कमी है मुझ में फारिस लाखों? अपनी बेबसी पर लारेब असद की खूबसूरत आंखें नमी से मेट लाई थी। कोई कमी नहीं सिवाय इसके कि तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे रोज़ प्रपोज करती हैं। ये बात डॉक्टर लाखों ने अपने दिल में कही थी और लारेब को जवाब दिए बिना ही वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। तभी इसकी निगाह कुछ फासले पे खड़ी आयत मुराद पे पड़ी। ज़रूरी बात के साथ ईद के तीसरे दिन लारेब की मंगनी होने जा रही थी और वह लाखों को प्रपोज। आयत का सर चकरा के रह गया। वो वहाँ से भागने के इरादे से
पलट रही थी जब सर लाखों अचानक इसकी सिमत पलटे, और वो जो आज पहली बार सर के सामने अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, इनसे निगाहें मिलाने की जुर्रत ना कर सकी। नतीजे में इसकी सुनहरी पलकें दूसरे ही लम्हे झुकती चली गईं। पिंक एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन की दीदा जेब फ्रॉक में मलबूस इस लड़की की गहरी झीलसी आंखों के झुकने का नज़ारा शहद रंग आंखों के लिए दिल फरेब साबित हुआ था। फारिस लाखों की बेताब निगाहें आयत मुराद की सुनहरी पलकों को छूकर वापस आ गईं। सीधी सी बात है मुराद साहब, हम आपके पास आपके लिए एक अर्ज़ लेकर हाजिर हुए हैं। इस मर्तबा बेगम के बजाय करीम लाखू बराह रास्त मुराद साहब से मुखातिब हुए। आपकी बेटी आयत बेहद पसंद है हमारी बेगम को। पिछली 1 माह से ही हमारे कान खा रही हैं कि सुमरो हाउस जाना है, क्योंकि अगर किसी लड़की को बहू बनाना है तो वो आयत है। 2 रोज़ कबल हमारे साहबजादे ने भी अपनी माँ के आगे हथियार डाल दिए हैं, तो आज हम हाजिर हो गए। नहायत आजी और इनकिसारी के साथ बात ख़त्म करके करीम लाखू खामोश हुए थे और ड्राइंग रूम में मौजूद तमाम अफराद मुस्कुरा दिए सिवाय सादिया बेगम के। मुझे उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं लौटाएंगी भाई साहब। मिसेस करीम का लहजा नरमी भरी दरख्वास्त लिए हुए था। कैसी बातें करती हैं भाभी आप? आयत आपकी बेटी है। इबाद साहब मुराद साहब से पहले ही बोल पड़े। क्या कहते हैं आप मुराद साहब? साथ बैठे मुराद सुमरो को करीम लाखू ने मुखातिब किया। अब मैं क्या कह सकता हूँ, बड़े आदासाई ने अपना फैसला सुना दिया, और वैसे भी आयत इन्हीं की तो बेटी है। पुरवकार अंदाज में ये सब कहते हुए वो सर झुका गए। मिसेस जाना लाखू बेहद खुश थीं। अपने ड्राइवर का नंबर डायल करने लगी ताकि उसे गाड़ी में रखी मिठाई और ड्राई फ्रूट्स के टोकरे अंदर लाने का ऑर्डर दे सकें। अगर आपको एतराज़ ना हो तो छोटी सी रस्म का तौर पर शगुन की मिठाई मैं साथ लेकर आई हूँ। ड्राइवर को मिठाई के टोकरे अंदर लाते देखकर मिसेस करीम मुस्कुरा दी थी। इस वक्त आसिया सुमरो ने आकर डिनर टेबल पर लग जाने की इत्तला दी तो सब उठकर खड़े हो गए। व्हाट हैपेंड डॉक्टर साहियो, आप इस तरह यहाँ क्यों खड़ी हैं? पार्किंग लॉट में खड़ी फारिस करीम की कीमती गाड़ी का फ्रंट और अपने लिए वाक करते वकार जुनजो की निगाह वहाँ खड़ी आयत और हिना सरियों पर अचानक पड़ी थी। कोई मसला है? मैं हेल्प यू? वो पास चले आए। शुक्रिया सर, दरअसल मैं अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, उसने आने में थोड़ी देर कर दी है। साथ खड़ी आयत को एक नज़र देखते हुए डॉक्टर हिना ने कहा, ओह, तो क्या आप अपनी गाड़ी साथ नहीं लाईं? कुछ समझते हुए डॉक्टर वकार ने सिर हिलाया। अच्छा आइए हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। क्यों फारिस? उसे लिफ्ट की ऑफ़र करते हुए उन्होंने अपनी गाड़ी की दाएं तरफ खड़े सर लाखों को मुखातिब किया। वो जो किन आँखियों से हिना के पहलू में सजी खड़ी इस अप्सरा को चेहरे को अपने निगाहों की गिरफ्त में लिए हुए था, चौंक कर अस्वाद में सर हिला दिया। वाई नॉट डॉक्टर हिना, आप मेरी गाड़ी में बैठिए प्लीज़। थैंक यू सर, हम चले जाएंगे, हिना का ड्राइवर आता ही होगा। अचानक सर उठाकर आयत ने इनकार करना चाहा, पर मुकाबिल से जो आंखें 2-4 हुई तो बेसाख्ता अपनी उंगलियां मसल के रह गई कि आज तो सर की निगाहें इसको कंफ्यूज करने पर तुली हुई थी। इट्स नॉट ओके, नॉट अ बिग इशू। इसकी बेबसी से हाथ उठाते वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिए और फिर आगे बढ़कर कार की पिछली सीट का दरवाज़ा आयत सुमरो के लिए खुआ कर दिया। मुराद भराई साई लोगों की। फ्रंट सीट पर संभालते डॉक्टर वकार ने फारिस करीम को आंख मारी थी, जबकि सरगोशी को समाअत करती हिना ने नासमझी से सर लाखों की जानिब देखा, जो अपने दोस्त की बात पर बड़े ही दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराए थे। खूबसूरत लग रहा है यार, गुलाबी जोड़े में हो गया मुझको इससे प्यार, गुलाबी जोड़े में। डॉक्टर वकार आज खासे खुशगवार मूड में थे। अपने सेल के ज़रिए BMW में फिक्स्ड म्यूज़िक सिस्टम के साथ उन्होंने अपने फेवरेट सॉन्ग ब्लूटूथ करके लगा दिया था। सर सिंधी सिंगर की शोख आवाज़ में फास्ट म्यूज़िक के साथ गाड़ी की अंदरूनी फ़िज़ा में जो गूंज रहा था, सर धुन रहे थे। यकलख्त 2 गहरी आंचते थी निगाहों का लम्स अपने चेहरे पर पाकर वो जो ही सीधी हुई, नज़र बैकव्यू मिरर से झांकती शहद रंग आँखों से जा टकराई थी। चेहरे के आगे झूलती नागन जुल्फ को लट के साथ अपनी धुन में खेलती वो अपनी जगह साकिन रह गई। मिरर से झांकती फारिस करीम की वालेहाना निगाहों की गुस्ताखी जाने क्यों आज उरूज पे थी। जिसकी आंखें थी कांच जैसी, वो आंखों से खूब तीरंदाजी कर रहा था। साकित किया सरकार ने गुलाबी जोड़े में, हो गया मुझको इससे प्यार, गुलाबी जोड़े में। आयत ने हड़बड़ाकर सुनहरी आंखें मिरर से वापस मोड़ लीं। ये देखे बगैर कि इसकी गुरेज पर एक दिलकश मुस्कुराहट ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स के लबों को छू गई थी। आयत, डॉक्टर वकार का तो बहाना है, जबकि गुलाबी ड्रेस में तुमको ताड़ तो आज सर रहे हैं, इधर देखो। आयत इस पर सुन रह गई। जब साथ बैठी हिना ने उसे टोका देते हुए साइड मिरर की जानिब इशारा किया, डरते डरते लंबी पलकें उठाईं और इसने उधर देखा। इस बार नजरें मिलने पर फारिस करीम की वालेहाना निगाहें इसके पुरकशिश चेहरे पर लोदे कर रह गईं। आयत तो आयत पास बैठी हिना भी ड्राइविंग सीट पर बंदे को बैठे देखकर मुलाहिजा करती रह गई। डॉक्टर आयत, आप आगे आकर बैठ जाइए। हिना के बाद डॉक्टर वकार भी जब अपने बंगलो के गेट पर उतर गए तो वो इससे बोले, शुक्रिया सर, मैं इधर ही ठीक हूँ। वो जो पूरा रास्ता इनकी नज़रों से जिच होती आई थी, न रूठेपन से इनकार करती डॉक्टर फारिस को हंसने पर मजबूर कर दी। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ ना जी? आयत ने इस बार एक तिरछी निगाह साइड मिरर से इन पर डाली। I mean, वो एकदम संजीदा हो गए। मैं आपका शॉफर नहीं हूँ मिस सोमरो।
सो बराए करम आगे आकर बैठ जाइए। संजीदगी से गोया इसने इस मर्तबा ऑर्डर दिया था। तो मरती क्या ना करती कि मुसद्दाक वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से उतर गई, मगर जब जलती भूनती वो फ्रंट सीट पर इनके बराबर आके बैठी, तब अपनी मुस्कुराहट वो लबों में दबाव के रह गए। फ़ाइन, ये बताएं आपका मूड क्यों ऑफ है? अपनी गाड़ी को मेन रोड पर लाते उन्होंने पूछा था। ऐसी बात नहीं है सर, मेरा मूड ऑफ नहीं। सर लाखों के संजीदगी के साथ किए गए इस्तफसार पर इसको नादिम सा होना पड़ा, जबकि निगाहों का रुख हनोज अपनी जानिब की खिड़की से बाहर झांकते पुररौनक मनाजिर पर था। शहर कराची की शाहराह खचाखच लोगों से भरी पड़ी थी। ईद की वजह से बाज़ारों की रौनक उरूज पर नज़र आ रही थी। रियली आपका मूड ऑफ नहीं? उन्होंने रुक कर भवें उचकाई। चलें फिर इस खुशी में आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। कबल इसके कि वो बात समझती, सर लाखों अपनी गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर के आगे रुक चुके थे। कौन सा फ्लेवर लेंगी आप? भागकर एक वेटर की गाड़ी के करीब आने पर वो इसकी सिमत गर्दन घुमा गए। शुक्रिया सर, मैं आइसक्रीम नहीं खाती। बिना किसी लिहाज के वो टक्का से जवाब थमा गई। ओके, एक वेनिला ला दें। इसके इनकार पर ज़ेरे लब मुस्कुराते वेटर को ऑर्डर दे दिया। आप आइसक्रीम नहीं खाती? स्ट्रेंज, वेटर के वहाँ से जाने के बाद वो इससे बोले थे। ओके, तो फिर कॉफ़ी पियेंगी आप? नहीं। चाय? नहीं। जूस? वो भी नहीं। आयत सर हिला के रह गई नफ़ी में। ओके, तो फिर आपके लिए जिंगर मंगवा दूँ? जिंगर बर्गर खाएंगी आप? नहीं। ऑलराइट, मुझसे शादी करेंगी आप? जी। अपनी कलाई पर पड़े गोल्ड के कंगन के साथ खेलती वो इस मरतबा अपनी सीट पर से उछल पड़ी थी। हा हा। अपनी बात के जवाब में मुतवक्का रद्द-ए-अमल सामने आने पर फारिस लाखों का दिलकश कहका अगले ही लम्हे गाड़ी की अंदरूनी फिजाओं में बिखर गया था। यू शॉक्ड? बट वाई? आई से जस्ट, विल यू मैरी मी? सिल्वर ग्रे 2 पीस ब्लैक शर्ट पर सिल्वर टाई लगाए, अपनी शहद रंग आँखें इसके पर्पल लेंसेज से सजी गहरी झील सी आंखों पर गाड़े वो बेज़ाहिर संजीदगी से बोले तो आयत के चेहरे पर फैली हैरानगी की जगह खफगी आ गई। इट्स अ बैड जोक सर। साल भर की खामोशी के बाद वो लब भींचते गोया हुई। मैं इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करती। उनकी बात पर बजाय शर्माने के वो सपाट लहजे में कह गई। अपने अंदाजे के दुरुस्त निकल आने पर फारिस लाखों से सरशार हो उठे। इस पर आयत का खफा होना साबित करता था कि वो किस कदर मजबूत किरदार की हामिल लड़की थी। अब तक की ज़िंदगी में फारिस करीम का पाला जिन लड़कियों से पड़ चुका था, इन सबसे मुख्तलिफ साबित हुई थी वो। इस असना में वो वनीला आइसक्रीम का स्कूप वेटर से ले चुके थे। इट्स मीन आपके ख्याल में मैं रोज़ हर नई लड़की को प्रपोज करता फिरता हूँ? वोल्टा इससे खफा होते पूछ गए। आई डोंट नो सर, बट मुझे लगता है आपकी तबीयत आज ठीक नहीं। सर की खफकी की परवाह किए बगैर वो लफ्ज़ को चबा चबा के अदा कर रही थी, ये जाने बगैर कि साथ बैठे शख्स को इसके मुंह से इस वक्त तबीयत ठीक न होने का ताना सुनकर अपने हाल पे हंसी आ गई, क्योंकि अभी कुछ देर कबल ही तो डॉक्टर अरीशा के निकाह की तकरीब में वो ये ताना खुद डॉक्टर लारेब के मुँह पर मार के आए थे। वाकई तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक नहीं। और अभी वो जो अपनी बात मुकम्मल करते डैशबोर्ड पर इसका मोबाइल अचानक गुनगुना उठा था। कुछ इस सदा से आज वो पहलू नशी हुए। जब तक रहे हमारे पास, हम नहीं रहे। आपदा परवीन की यह गज़ल रिंग टोन के सूरत में फारिस लाखों के मोबाइल पर सेट थी। कहाँ रह गए हो बरखुरदार? डिनर के बाद करीम साहब मुराद सुमरो के पोर्शन में बने लाउंज में आ बैठे थे। मैं रास्ते में हूँ पापा। साथ बैठी खफा लड़की की सिमत किनखियों से देखते हुए वो शोखी से मुस्कुराए तो वो जिलबिला गई। आयत का बस नहीं चलता था कि वो गाड़ी की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर निकल जाती। सुमरो हाउस पहुंचने के लिए इसको कैब आसानी से मिल ही जाती, मगर प्रॉब्लम यह थी कि डॉक्टर फारिस की कार रिमोट से लॉक थी और कार का रिमोट इग्निशन में लटकती गाड़ी की चाबी के साथ जुड़ा हुआ था। क्या कहने भाई, चांद नज़र आ गया? आपकी मंजिल करीब आ गई और आप अभी तक रास्ते में हैं। करीम लाखों को गोया इकलौते बेटे की कोताही पर तासुफ लाहक हुआ। सामने वाले सोफे पे मुराद सोमरो, जो बज़ाहिर टीवी स्क्रीन पर चांद नजर आ जाने की खुशखबरी सुनने में मगन थे, करीम लाखों की मंजिल करीब आ गई वाली जुमाइनी बात पर अपनी मुस्कुराहट दबा के रह गए। आपको चांद मुबारक हो पापा। और ये मंजिल वाली बात आपने खूब कही। मेरी मंजिल तो इस वक्त मेरे साथ है। रहा रास्ता तो वो मैं तय करके कुछ देर में आपकी खिदमत में हाजिर होने ही लगा हूँ। गहरे मायने खेज लहजे में करीम लाखों की बात का जवाब देते एक मुस्कुराती हुई निगाह उन्होंने पहलू में खफा सी बैठी हसीना पर डाली। वो जो खुद को बेनियाज जाहिर करने की कोशिश में इस वक्त अपने सेल पर एफबी में लॉग इन किए बैठी थी। स्पीकर होने के बावजूद भी वो अपने बाप बेटे के माबैन होने वाली तमाम जुमाइने गुफ्तगू सुनने के बाद अपनी जगह पर हैरान सी रह गई। मामले की संजीदगी का इदराक उसे दरहकीकत अब जाके हो रहा था। चिड़िया सा दिल जो सर लाखों के मुँह से शादी की बात सुनने के बाद मुसलसल गुस्से में कलाबाजियाँ लगाने में मसरूफ़ था, पहली बार रुक कर एक बीट मिस कर गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा शख्स मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि हकीकतन उसे प्रपोज कर रहा है। ये ख्याल आते ही आयत का चेहरा दफदन गुलाबी पड़ गया। कार में एसी सिस्टम होने के बावजूद पसीने के नन्हे नन्हे कतरे सभी पेशानी पर छिलमिला गए। पापा का फ़ोन था।
सिलसिला मुनक़ता करने के बाद इसकी कैफियत से बेखबर तेज़ी के साथ अपने सेल पर कुछ टाइप करते हुए इसकी सिमत देखकर मुस्कुराए। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की विश है कि मैं जल्द से जल्द एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर शादी कर दूं, और इस सिलसिले में मैंने उनसे प्रॉमिस कर रखा था कि चांद रात को इनकी होने वाली बहू को प्रपोज़ कर दूंगा, ताकि ईद के रोज़ आप लोग इसके घर जाकर शादी की डेट फिक्स कराएं। इसकी खामोशी की परवाह किए बगैर वो कहते चले गए, बट यहाँ तो फारिस बेटे, यूँ लगता है ज़िंदगी भर जितनी लड़कियों को रिजेक्ट करके तुमने उनके दिल तोड़े हैं, इन सब बेचारियों के बदमाई एक साथ लग गई हैं तुम्हें। मायने खेजी से खुद कलामी करते वो आयत को लम्हे के 1000वें हिस्से में अपने पल के झुकाने पर मजबूर कर गए थे, लेकिन असल शौक तो इसकी नज़र झुकाने के बाद लगा था, जब नाजुक हाथ की मखरूती उंगलियों में दबे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर इसकी नज़र पड़ी। आयत को कुछ बिच्छू से डगमगा गया। माई गुडनेस, वो अपनी नशिस्त पर उछलते उछलते रह गई। हाँ, चंद मिनट पहले एक पिक्चर के साथ तन्हा चांद की तरफ से ग्रुप में चांद रात मुबारक का स्टेटस अपलोड किया गया था, और वो इस स्टेटस के साथ अपलोड की गई अपनी पिक्चर देख रही थी, जो आयत मुराद के हाथों के तोते कबूतर चिड़िया सब कुछ उड़ाने का सबब बनी थी। अपने करीब उभरता भारी मर्दाना कहा समात फरमाते इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि स्क्रीन पर चमकती तन्हा चांद की मुस्कुराती पिक्चर से निगाह हटाकर अपने बराबर बैठे शख्स की सिम निगाह उठा के देख लेती, जिसकी शौक नज़रें सर झुकाए हुए होने के बावजूद वो खुद पर जमी महसूस कर रही थी, और आज ये नज़रें इसकी पल के झुकाने पर मजबूर कर रही थी और उसे पिघलाई दे रही थी। इससे पहले कि इन निगाहों की तपिश से इसके वजूद को पिघल जाना होता, दफतन इस मर्दाना वजाहत के शाहकार के लबों ने हरकत की और इसके वजूद को पत्थर का बुत बना डाला। मैं चांद था, पर तेरी निगाह से छुपा हुआ उतरा उफ़क़ से आज बाम पे आना पड़ा मुझे, एक चांदनी का दिल चुराने के वास्ते भेस बदल के सामने जाना पड़ा मुझे। तन्हा चांद के स्टेटस पर किए गए दोनों अशार को इसके सामने लहराते हुए फारिस लाखों का लहजा जज्बों का बोझलपन समेट लाया था, और आज इसका दिल चाह रहा था कि काश इस वक्त इसके पास कोई जादू की छड़ी होती, जिसको इस्तेमाल में लाकर वो शख्स की कार के फ्रंट सीट से खुद को गायब कर सकती। जिस बंदे की हर नई पोस्ट पर आयत ने खूब खबर ली थी, वो तन्हा चांद इसका बॉस निकल आएगा, ये बात मरकर भी कहाँ सोची जा सकती थी। बल्कि इस रोज़ मॉल में गार्ड मिलने पर तो वो ज़रूर को तन्हा चांद समझ बैठी थी, हालांकि इस दिन मॉल में सर मिले थे अपनी माँ के साथ। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ। सेल पर मुस्कुराती सर लाखों की पिक्चर्स पर निगाहें गाड़े बैठी वो अपनी अकल को कोस कर ही तो रह गई। क्या बहुत अच्छा लग रहा हूँ मैं इस पोज में। सिल्वर ग्रे टू पीस में मलबूस वो शख्स शायद इससे ज़्यादा देर खामोश नहीं रह पाया था, क्योंकि अपना स्टेटस ग्रुप में अपलोड करने के बाद आज शहद रंग आँखें कमेंट्स बॉक्स पर नहीं जमी थी, बल्कि समातें साथ बैठी लड़की के लब हिलने की मुंतज़िर थी, मगर जो लगता था गूंगी का गुड़ खाए बैठी है। आज कमेंट्स नहीं किया आपने मेरी पोस्ट पर। न्यू टर्न लेते हुए एक और सवाल इसकी जाने फेंका गया। डरते डरते आंख उठाई और ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स की तरफ देखा। आई एम सॉरी सर। सॉरी फॉर व्हाट? लबों की तराश में शदीद मुस्कान का अक्स लिए वो अनजान बने। सॉरी फॉर एवरीथिंग, मुझे नहीं मालूम था कि ये आप हैं। खफ़त से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ माजरत करती वो फर्ज करीम के दिल के तार ही तो छेड़ गई थी। अगर आपको मालूम होता कि ये मैं हूँ तो यकीनन आप मेरे प्रपोज़ल को ग्रुप में ही रिजेक्ट कर देती। वो इसको छेड़ते हंस दिए थे। ऐसी बात नहीं है सर, बेइरादा आयत की ज़बान से पिसता था। इसका मतलब है मेरे प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट कर लेती। दूसरे ही लम्हे वो इसकी बात पकड़ गए। अब ऐसा भी नहीं कहा मैंने। खफा होकर आयत ने उसे घूरा। ऑलराइट, फारिस अपनी मुस्कुराहट दबा गए। मैं एक मरतबा अपना सवाल फिर से दोहराता हूँ, विल यू मैरी मी चांडो की मुराद? डैशबोर्ड से झुककर छोटी सी डिबिया निकालकर उन्होंने धीरे से इसकी गोद में डाल दी। ये रिंग वो कई दिनों से अपनी गाड़ी में लिए फिर रहे थे। किन अखियों से आयत ने देखा और अपनी पलक झपकना भूल गई। ट्रांसपेरेंट छोटी सी डिबिया में एक बेहद कीमती हीरे की अंगूठी झांक रही थी। रिंग आप खुद पहन लेंगी या मैं पहना दूँ? कई ज़मानों की खामोशी के बाद डॉक्टर फारिस करीम का लहजा गुनगुनाया था। पहन लीजिए सर। वो जो हवानकों की तरह गोद में रखी अंगूठी को घूरने में मसरूफ़ थी। इनकी बात पर गौर किए बिना अपने ध्यान में एक गलत जुमला कह बैठी, और इस बार आयत मुराद के गायब दिमागी का अंदाज़ा लगाते दूसरी तरफ से ऐसा जानदार कहा पड़ा था कि सुमरो हाउस का गेट हुआ करता वॉचमैन भी भारी हंसी की आवाज़ सुनकर हड़बड़ा गया था। सर आप लोग यहाँ? चांद रात को शॉपिंग पर जाने से पहले लारेब जो ज़रूर को साथ लिए आयत को जिताने इनके पोर्शन की तरफ आ निकली थी। फारिस करीम की फैमिली को वहाँ मौजूद पाकर दंग रह गई। आंटी आयत अभी तक नहीं पहुंची? खतरे की घंटियां जहन में कहीं ज़ोरों से बजी तो इन लोगों से मिलने के बाद आसिया मुराद से पूछ लिया। वो लोग बस आते ही होंगे। जवाब आसिया बेगम के बजाय मिसेस करीम की तरफ से आया, कबल इसके कि वो इनके जुमले में फिट लफ्ज़ लोग पर गौर करती। सिल्वर ग्रे टू पीस में मलबूस इस सितमगर के संग पिंक एंड ग्रीन फ्रॉक में गोल्डन हील्स के साथ सहज सहज चलती आयत मुराद
लाउंज के दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल होती दिखाई थी। इन दोनों को एक साथ देखकर लारेब को अपनी आंखों पे यकीन करना मुश्किल हो गया। खूबसूरत चेहरे पर गहरे सियाह बादल लहरा गए, जबकि सरलाखों की फैमिली को वहाँ देखकर आयत खुद हैरान रह गई। माशाल्लाह। मिसेस करीम इस ब्रेव गर्ल पर नज़र पड़ते ही अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, और उठ तो फारिस के साथ मुसाफिहा करने के इरादे से मुराद साहब भी हुए थे, मगर इस पल चेहरे पर सरशार सी मुस्कुराहट दौड़ गई जब वो हाथ मिलाने के बजाय इनके आगे झुक कर, जीते रहिए बेटा और सलामत रहिए। आयत ने बाबा को मुस्कुराते देखा और हैरान सी मिसेस जानिया के गले लग गई, जो आज बेहद वालेहाना अंदाज में इनकी बधाई लेने में मसरूफ़ थी। फारिस होने वाली बहू के दोनों हाथों की सूनी उंगलियों का जायजा लेते हुए बेटे को फ़ौरन आवाज़ दी, यस मॉम, रिंग किधर है? मिसेस करीम ने रुककर डॉक्टर फारिस को घूरा और तब आयत ने किनखियों से देखा। फारिस करीम भी इधर ही मुतवज्जह थे। शरारत से मुस्कुराए। वो रिंग जो आयत कार की फ्रंट सीट पर छोड़ आई थी अपने कोट की पॉकेट से निकालकर उन्होंने मॉम के हाथों में थमाई। आसिया मुराद ने फ़ौरन आगे बढ़कर आयत को थामा और एक काउच पर बिठा दिया। लाउंज की वस्त में खड़ी लारेब की आंखें इस मंजर को देखते ही भर आई थी। वो अपने आंसू सबसे छुपाने की खातिर मुड़ी और लाउंज के दरवाजे से निकलती चली गई। कैसा भोला बेटा है मेरा, एक रिंग तो लड़की को पहना नहीं सकता। हीरे की अंगूठी आयत की अंगश्त में सजाने के बाद मिसेस जाना ने हंस के नूरी नज़र को छेड़ा था। मॉम, कम भोली तो आपकी बहू भी नहीं है। ज़रूरी बात के साथ बैठे डॉक्टर फारिस बोल पड़े। रिंग मोहतरमा की खिदमत में पेश की तो इधर से जवाब क्या आया, सुन लीजिए। पहन लीजिए सर। आयत के कहे अल्फाज बड़े आराम से फारिस ने सबके सामने दोहरा दिए तो सबका कहकहा निकल गया। दफतन चेहरे पर बोलती निगाहों का लम्स पाकर आयत ने झुकी निगाह उठाई तो फारिस लाखों की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और सताइश का जहां आबाद पाकर इसकी पलकें नमी समेट लाई थीं। कलीद थी और आज चांद रात को ही इसके कशकोल को खुशियों से भर दिया गया था। प्रीत की रेत में सुध-बुध खोई, गोरी तुझ पे हंसता चांद। अपनी जानिब टिकटिकी बांधे उसको तख्ता पाकर फारिस लाखों ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर दिया था। शेर पढ़कर वो हंस दी। ज़रूरी बात के साथ बैठा इसका चांद भी हंस दिया। गोरी और चांद को पाकर लाउंज में मौजूद तमाम अफराद मुस्कुरा दिए थे। ख़त्म शुरू। अगर आपको ये नॉवल पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।